दरवाजे के बाहर दो कुत्ते चहने कर रहे थे। एक पली हुई भैंस इत्मीनान से जुगाली कर रही थी। एक कौवा उसके सर पर बैठा चोंच मार रहा था और दो बातूनी चिड़िया उसके गोबर को कुरेद रही थी। रात वाला सिख लड़का छींट की बनियान पहने कुत्तों के पास काहिली से खड़ा जमाइयां ले रहा था। सामने खाद के ढेर पर एक कुतिया अपने मुतादिद बच्चों को दूध पिला रही थी। सिख लड़के ने लापरवाही से नईम को देखा और जमाइयां लेता रहा। तुम चौधरी नियाज के बेटे हो? फिर उसने परे देखते हुए गवारों की तरह पूछा। हाँ। सिख ने एक नौ उम्र कुत्ते को कान से पकड़कर उठाया और घुमाकर जौहड़ में फेंक दिया। कुत्ता चीखता हुआ भैंसों की पीठ पर जा चढ़ा जो वहां नहा रही थीं। छोटे छोटे लड़के जो भैंसों की दुमें पकड़े तैर रहे थे, कुत्ते की नकल में चीखने और उस पर पानी फेंकने लगे। आज फिर बुड्ढियां लड़ रही थीं। सिख लड़का सादगी से हंसा। रोज लड़ती हैं? क्यों? नईम ने गुस्से को दबाकर पूछा। 3 दिन एक चौधरी को मक्खन का पेड़ा और मुर्गी खिलाती है, 3 दिन दूसरी, 7वें दिन चौधरी खेतों में जाकर सोता है, मगर जब एक का खाकर दूसरी के पास चला जाता है तो लड़ाई हो जाती है। नईम की गर्दन पर बाल खड़े हो गए। सिख लड़का फिर खुशदिली से हंसा। रोज चौधरी कहता है मार दूंगा, काट दूंगा, पर उसने आज तक हाथ नहीं उठाया। नईम इंतहाई गुस्से की हालत में अपने बाप का हुलिया याद करके हंस पड़ा। लेकिन 12 साल उनका बड़ा सलूक रहा। जब चौधरी जेल में था तो दोनों बहनों की तरह रहीं, एक ही थाली से खाती रहीं और किसी गैर मर्द की रान नहीं देखी। नईम ने दिल में उसे गाली दी। बुढ़े का इन्होंने औरतों की तरह इंतजार किया। सिख फिर बोला, छनालों की तरह नहीं। कुछ देर तक आंखें सुकेड़ कर मशरिक की तरफ देखते रहने के बाद वो एक तरफ चल पड़ा। कहाँ जा रहे हो? गंदुम लादनी है। मैं भी चलूंगा, नईम ने कहा। सिख लड़का बेध्यानी से चलता रहा। जौहड़ के आखिर पर जाकर वो दाएं तरफ मुड़ गए। सामने वसी और नंगे खेत थे। बाएं तरफ गांव के छोटे छोटे कच्चे मकान थे। सूरज काफी उठ आया था और गर्म चमकदार धूप खेतों में फैल गई थी। फसल काट ली गई थी और कहीं कहीं सब्ज घास के कते नमूदार हो रहे थे। बाकी जगह पर भूसे की नाड़ें और खुश्क सख्त जड़ें बिखरी हुई थी। ताज़ा ताज़ा कटाई के बाद जगह जगह कबूतर और दूसरे परिंदे एक दूसरे से परे बैठे चुग रहे थे। दरख्त सिर्फ गांव के इर्द गिर्द और जौहड़ के किनारे पर थे। ज्यादातर शीशम और आम के घने पेड़ थे जिनके साये में मवेशी बंधे थे और चारपाइयों पर इक्का दुक्का किसान सो रहे थे। दूर मगरिब में घने दरख्तों की कतार थी और किसी किसी खेत में पक्की हुई फसल खड़ी थी। वो दोनों खामोशी से चलते हुए गांव से निकल आए। कटाई की ये कौन सी रुत है? हमने देर में ब्याई की थी। हमारी वो सामने कुछ फसल खड़ी भी है। तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर महेंद्र सिंह। चलते चलते वो गेहूं के खेत के करीब पहुंच गए। यहाँ की जमीन नम और घास सरसब्ज थी। तुम कहां से आए हो? महेंद्र सिंह ने पूछा। दिल्ली से। वहां रहते हो? नहीं, मैं कलकत्ते में रहता हूं। कलकत्ता? महेंद्र सिंह रुककर सोचने लगा। फिर उसके चेहरे पर वही बच्चों की सी हंसी फैल गई। कलकत्ता बंगाल में है, मुझको पता है। तुम्हें कैसे पता? मेरा भापा वहां था। वहां क्या करता था? तुम्हें इससे क्या? अजीब जाहिल लोग हैं, नईम ने सोचा। चोरी करता होगा। वो एक खुश्क बरसाती नाला पार कर रहे थे जिसकी रेत तपना शुरू हो गई थी। तुमने मेरा नाम नहीं पूछा। तुम चौधरी नियाज बेग के लड़के हो, मैं जानता हूं। सिख सामने देखता हुआ मोतबरी से बोला। जैसे ही उन्होंने नाला पार किया वो गंदम के खेत के किनारे खड़े थे। सोने के रंग की फसल तेज धूप में चमक रही थी। हवा बालियों में सरसरा रही थी। फसल की ओट में चंद किसानों के बातें करने की करख्त आवाजें आ रही थी। एक बड़ा सा लकड़ी का कांटा थोड़े थोड़े वक्फे पर फसल के ऊपर लहराता। वो गेहूं अलग कर रहे थे।
नईम ने चुनकर एक खूबसूरत बाली को तोड़ा, हथेली में मसल कर दाने निकाले और एक दाना मुंह में डालकर बाकी को फेंक दिया। तुम्हें फसल की कदर नहीं, तुमने एक सट्टा खराब कर दिया। तुम शहर से आए हो, महेंद्र सिंह ने नफरत से कहा। सामने से एक लड़की आ रही थी। वो लंबे कद की सेहतमंद लड़की थी और सर पर चंगीर और छाछ का मटका उठाए लापरवाही से चल रही थी। उसने कतराकर निकलना चाहा तो महेंद्र सिंह रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो पेशानी पर बल डालकर मुस्कुराई। कहाँ से आ रही हो? भापे को रोटी देख के। मुझे भी भूख लगी है। तुम्हारी मां मर गई है? लड़की ने मसनूई गुस्से से कहा। तुम अपने भापे की मां हो? वो हंसा। दांत मत दिखाओ, मुझे जाने दो। महेंद्र सिंह ने छाछ का मटका उसके सर से उचक लिया। वो खाली था। तेरा भापा बड़ा पेटू है, सारी लस्सी पी गया। वो मटका लड़की के पेट में मारकर बोला। वो जरा सी झुकी और मटके को उसके हाथ से छीन लिया। चंगीर नहीं दिखाऊंगी, वो पीछे हटती हुई बोली। तेरी माँ भी दिखाएगी, उसने गाली दी और कंधा लड़की के सीने में चुभोया। वो छाती और हाथों के जोर से धकेलती हुई उसे दूर तक ले गई। इस पर महेंद्र सिंह ने कचकचाकर जोर लगाया और उल्टे पांव उसे वापस ले आया। दोनों के चेहरों से पसीना निकल रहा था। हवा से लड़की की धोती का एक पल्लू उड़ रहा था। उसकी मजबूत गंदुमी रान दिखाई दे रही थी। चलो, महेंद्र सिंह ने थोड़ी से खड़ी हुई फसल की तरफ इशारा किया। नहीं सुअर, लड़की ने नाखून उसके कंधों में गाड़ दिए। मुझे जाने दो। लेकिन वो उसे धकेलता हुआ फसल के अंदर ले गया और बेशर्मी से हंसते हुए 2 दफा चलो चलो कहा। तुम्हारा बापा बैठा है, उसे बुलाऊं? लड़की ने रुककर कहा। वो क्या करेगा? तुम्हारी हड्डियां तोड़ेगा। वो हमें नहीं ढूंढ सकता। तभी फसल के पीछे से एक किसान की भारी खुश्क आवाज आई जो किसी को पुकार रहा था। महेंद्र सिंह ने सीधे होकर बदमजगी से इधर उधर देखा और गालियां देता हुआ बाहर निकल आया। कल तुम्हारी सारी लस्सी पीऊंगा। कल भापे के साथ जाटनगर जा रही हूँ, ब्याई पर लौटूंगी। लड़की अबरू उठाकर शरारत से मुस्कुराई और नाले में उतर गई। महेंद्र सिंह ने बड़ी सी गाली दी और नईम की तरफ देखकर हंसा। ये कौन थी? थी एक छनाल। छनाल तो नहीं लगती थी, बको मत। और क्या लगती थी? नईम के सारे बदन में गुस्से की लहर दौड़ गई। सुअर तुम्हारी माँ थी। सिख रुक गया। आंखें सुकेड़कर नईम की तरफ देखते हुए उसने आहिस्तगी और मजबूती के साथ तहबंद में उड़सी हुई लकड़ी की पतली बांसुरी निकाली। अकड़ो मत, मुझे जानते हो? जानता हूं। तुम्हारे पास सिर्फ एक बांसुरी है, ये तुम ले लो। उसने बांसुरी नईम की तरफ उछाली। अब भी तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। आओ। वो आंखों में आंखें डाले खड़े रहे। कई लम्हों तक खामोशी और खिंचाव बढ़ता गया। महेंद्र सिंह ने बेध्यानी से गेहूं की चंद बालियां उखेड़ी और उंगलियों में मरोड़ने लगा। उसकी पगड़ी में से गंदे बालों की एक लट गर्दन पर लटक रही थी और नई नई दाढ़ी में भूसे के तिनके अटके हुए थे। फिर उसने सट्टा जमीन पर फेंक दिया और मखसूस हंसी उसके बड़े से चेहरे पर फैल गई। तुम कल आए हो, अभी कुछ रोज चौधरी की बुढ़ियों का दूध पियो, फिर लड़ना। बस दिन। नईम ने बांसुरी गिरा दी। मैं तुमसे नहीं लड़ता। महेंद्र सिंह हंसा और बांसुरी उठाकर लबों से लगा ली। उसके पीछे पीछे चलते हुए नईम ने देखा कि उसके कंधे जो बनियान से बाहर थे स्याह हो चुके थे और बाकी पुष्ट पर जो गंदुमी रंग की थी बनियान के मुस्तकिल निशानात पड़ गए थे। तुम कमीज नहीं पहनते? नईम ने पूछा। महेंद्र सिंह ने मुड़कर देखा और बांसुरी बजाता रहा। चलते चलते वो दाएं हाथ मुड़ गए। सामने चंद किसान धूप में झुके हुए गंदम से भूसा अलग कर रहे थे। उनके जिस्म स्याह और चमकदार थे। कई महीने गुजर गए। नईम ने बाप के साथ थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दिया था। बाकी सारा वक्त वो सोया रहता। वो बहुत ज्यादा खाने और सोने लगा था। उसका जहन गुडमुट सा रहता और एक नामालूम सा बेवजह गुस्सा हर वक्त उस पर छाया रहता। भारी भारी कदमों से चलते हुए वो हैरत और खौफ से देखता कि वो मोटा हो रहा है, उसका पेट बढ़ रहा है और ठोड़ी के नीचे का गोश्त लटकने वाला है। इस ख्याल से वो हर वक्त झुंझलाया रहता कि वो इंतहाई काहिल और पेटू होता जा रहा है।
वो उसका बाप कहता रहता कि गर्मियों के मौसम में नींद अमूमन ज्यादा आती है और ये सेहत के लिए मुफीद होती है। कभी कभी वो खेतों में काम करते हुए बाप से कहता, तुम अपनी दुकान शुरू क्यों नहीं करते हो बाबा, ये काम बहुत सख्त है, मैं भी दुकान पर काम करूंगा। नियाज बेग के गाल स्याह हो जाते। खौफ एक वाहिद जज्बा था जो ऐसे वक्तों में उसकी आंखों से जाहिर होता। फिर जल्द ही वही मुस्तकिल पागल खला उसकी जगह ले लेता और वो खेत में झुक जाता। हाँ, हम किसी रोज दुकान शुरू करेंगे, मगर जमीन का काम भी अच्छा है, हम जमीन का ही खाते हैं। फिर कभी वो बुढ़े को समझाता, ये हर वक्त लड़ते रहना भी अच्छा नहीं, लोगों की नजर में इज्जत जाती रहती है, औरतों के साथ सलूक से रहा करो और गालियां मत दिया करो। उस वक्त नियाज बेग गुस्से में आकर चीखने लगता, और तुम मुझे सबक देने के लिए आए हो? तुम मेरे नुतफे से हो, तुम्हें पता है? अपनी अकल अपने पास रखो, मेरा सर मेरे लिए काफी है। रात को वो खाने पर बैठते। हफ्ते में 3 दिन बुड्ढा उनके साथ खाता, 3 दिन दूसरी औरत के साथ। 7वें दिन नईम या छोटा लड़का उसका खाना लेकर खेतों में जाते। सिर्फ वही 3 रोज जब घर का मालिक मेहमान होता, खाना अच्छा पकता, बाकी दिनों में रूखा सूखा खाने को मिलता। जाहिर है अयाज बेग के कई खत आए जिनका नईम ने कोई जवाब ना दिया। एक रोज वो महेंद्र सिंह के साथ घोड़दौड़ का मुकाबला करके लौट रहा था कि जौहड़ के किनारे उसे अयाज बेग का मोतमिद खास मिला जो दिल्ली में रहता था। वो सूखे चेहरे और सिया दांतों वाला वफादार बुढ़ा था। नईम को देखकर उसके चेहरे पर रौनक आ गई और वो घोड़े के साथ साथ भागने लगा। मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ भैया, मैं आपके घर भी गया था। नईम ने घोड़ा रोक लिया। फिर चौधरी ने मुझे गालियां दी जनाब और जान से मार डालने की धमकी दी। नईम खामोश रहा। आपके चचा ने आपको बुलाया है भैया, वो बहुत मुतफक्किर हैं, 6 बार दिल्ली आ चुके हैं इस दौरान में। नईम ने बेध्यानी से घोड़े की आल पर हाथ फेरा। सेहत कैसी है चचा की? यूं सेहत तो ठीक है, मगर आप ना गए भैया तो खराब हो जाएगी। वो इन्हिमाक के साथ अयाल नोचता रहा। सूरज छुप रहा था जब उसके सीने में कोई भारी बदमजा सी शय तैरती हुई नीचे की तरफ उतरी और उसने पूछा, और सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है भैया, ठाकुर दर्शन सिंह का इंतकाल हो गया, रोशन महल के परवेज मियां विलायत चले गए। वो बताने लगा। नईम घोड़ी की पुष्ट पर बैठा बेख्याली से उसके गैर दिलचस्प मशीनी चेहरे को हिलते हुए देखता रहा। फिर एक ख्याल बड़ा तेज और वाजे उसके जहन में उभरा। क्या फायदा? दफतन नफरत और गुस्से का तूफान उसके ऊपर से गुजरा। जाओ, वो बाजू से पीछे की तरफ इशारा करके चीखा। मैं नहीं जाऊंगा, और घोड़े की पसलियों में एड़ियां मारने लगा। वो अभी ज्यादा दूर न गया था कि पीछे से नियाज बेग की आवाज सुनकर रुक गया। वो गालियां दे रहा था और मखसूस अंदाज में एक टांग पर नाच रहा था। जा हरामजादे नौकर, मेरा बेटा नहीं जाएगा, जाकर उसे कह दे कि वो मेरे बाप के नुतफे से नहीं है, वो जौलाहा है और तू जौलाहे का नौकर है, चुनाचे जौलाहा है, दफा हो जा। मुतमिद खास जो मिस्कीन और वजदार आदमी था पहले शशदर खड़ा देखता रहा, फिर अपनी जिल्लत का ख्याल करके एकदम गर्म हो गया और रुक रुक कर बोला, तुम उसकी जमीन में से नहीं खाते, तुम्हारी कहाँ है? कहाँ है आपकी? हिसाब कीजिए। नईम ने घोड़े को ईड़ लगाई और मोतमिद के सर पर जा चढ़ा। मोतमिद गिरा, फिर उठा और पूरी कुव्वत से भागने लगा। जौलाहे नौकर, चीखता हुआ नियाज बेग दूर तक उसके पीछे भागता गया। धुंधलके में गांव पर उपनों के धुएं के खिलाफ चढ़ा हुआ था। ब्याई जोरों पर थी। पिछले चंद दिनों में नियाज बेग और नईम ने बहुत मेहनत की थी। उनके पास बैलों की सिर्फ एक जोड़ी थी। गो महेंद्र सिंह कई बार उन्हें एक और जोड़ी मुहैया कर देने की पेशकश कर चुका था, मगर बाप बेटा जानते थे कि ये बैल चोरी के होंगे। चुनाचे वो अपने 2 बैलों पर काने रहे और 8 एकड़ जमीन ब्याई के लिए तैयार करके बाकी 5 एकड़ साउनी के लिए छोड़ दी। कुल 13 एकड़ उनकी मिल्कियत थी। अभी बहुत रात बाकी थी जब नियाज बेग ने उठकर हुक्के में पानी डाला। चूल्हे में से रात का दबाया हुआ धमकता हुआ उपना निकाला, तंबाकू को सुलगाया और हुक्का पीने लगा। बुढ़िया और छोटा लड़का जमीन पर सो रहे थे। कोने में नईम की चारपाई थी। आज आखिरी रात है इधर।
ऊँघते हुए उसने सोचा और अपनी बीवी के ढीले ढाले सूखे जिस्म पर हाथ फेरने लगा। औरत नींद में कसमसाई। कमरे में सोते हुए इंसानी जिस्मों की मखसूस बू थी और गर्म ख्वाब आलूद भारी सांसों की आवाज आ रही। आंगन में फैली हुई सफेद खून चांदनी दरवाजे के रास्ते अंदर आ रही थी और कमरे में रुका हुआ उपलों का धुआं दूधिया दिखाई दे रहा था। नियाज बेग वहीं बैठा बैठा साथ वाले कमरे में सोती हुई छोटी औरत और आने वाली शब के तस्वुर से दिल ही दिल में लुत्फ लेने लगा। फिर उसने उठकर कमरा पार किया और हुक्के की नए नईम की गर्दन में चुभोई। कैसे सोते हो? जाड़ा सर पर आ गया और ब्याह अभी इतनी बाकी है। नईम ने अंधेरे में आंखें खोली और करवट बदलकर सो गया। नियाज बेग चारपाई पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। नईम की नींद उचाट हो गई। मैं हल लेकर कीकर वाले खेत में जा रहा हूँ, बीज लेकर आ जाओ। नए मुंह से अलग किए बगैर उसने कहा और बुढ़िया के पास जाकर रुक गया। एक पांव उठाकर उसने सोती हुई औरत के पेट पर रखा और हौले से दबा दिया। फिर उसके सीने पर, फिर गर्दन पर, फिर टांगों पर। कुछ देर तक वो इसी तरह अपने तलवों में बूढ़े जिस्म की हरारत महसूस करता रहा। फिर अंधेरे में हंसा और बाहर निकल आया। उठो, किसानों के बेटे लड़कियों की तरह नहीं सोते। दरवाजे पर से हल उठाते हुए उसने कहा और बैल खोलकर खेतों की जानिब चल पड़ा। कातक का चांद जैसे बिल्कुल सामने खड़ा था और आखिर खिजा की खुनक और सफेद लट्ठे की सी खड़खड़ाती हुई रात चारों तरफ फैली हुई थी। जौहड़ के किनारे चंद कुत्ते उस पर काहिली से भौंके। दरख्तों के नीचे सोए हुए किसानों ने सर उठाकर देखा और करवट बदलकर फिर सो गए। इतने सवेरे कहाँ जाते हो चौधरी? एक किसान ने ख्वाब आलूद आवाज में पूछा। ब्याई को अल्लाह करम करे, अल्लाह करम करे, अयाज बेग ने उकताहट से दोहराया। लौंडे को मेहनत कराया करो, शहर में रहकर नाजुक हो गया है। वो नईम के देर करने पर गुस्से से भन्ना गया, मगर बैलों की रस्सी थामे हुक्का गुड़गुड़ाता हुआ चलता रहा। खामोश सफेद फिजा में बैलों की घंटियां सहर खेजी से बज रही थी। कीकर के नीचे पहुंचकर वो हल जोतने लगा। फिर खेत में घुस गया और जमीन को महसूस करने लगा। बिल्कुल तैयार है, उसने अपने आप से कहा और खुशी के मारे खेत का लंबा चक्कर काटा। जमीन सुहागा फिराकर हमवार कर दी गई थी और अंदर से नर्म और नमदार थी। उसमें बस इतना पानी था कि मट्टी हाथ में भर भी जाए और उंगलियों पर नमी भी छोड़ जाए। पानी पूरा है, बिल्कुल पूरा है, उसने बार बार मट्टी को हाथ में लेकर मलते हुए कहा। फिर जाकर बैलों को थपथपाया और जैसा कि बास किसानों को आदत हो जाती है उनका मिजाज पूछा। चांदनी रात में एक साया उसके करीब आकर रुक गया। किससे बातें कर रहे हो? ये एक लंबा तड़ंगा सिख किसान था। जमीन में बिल्कुल पूरा पानी है। नियाज बेग भागकर गया और मुट्ठी भर मट्टी लाकर खुशी से उसे दिखाने लगा। सिख किसान ने मट्टी को उंगलियों में मिलाया और गिरा दिया। बिल्कुल पूरा पानी है, सिख ने दोहराया। कहाँ जा रहे हो? पानी लगाने। पानी लगाने? अब बारी अब आई है। तो ब्याह कब करोगे? पानी अब मिला है, सिख ने दोबारा ताज्जुब से कहा। अच्छा तो अब तुम पानी दोगे तो ब्याह माघ में कहीं जाकर हुई है? हाँ, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, तुम हमेशा देर कर देते हो। पार साल तुमने फसल छठे महीने में जाकर उठाई थी, याद है? वाह गुरु की मर्जी, तुम्हें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। और तुम समझते हो कि मैं औरत के साथ सोया रहता हूँ? मेरी सिर्फ एक औरत है। सिख किसानों की मोटी खाम आवाज में हंसा। उसके जाने के बाद नियाज बेग ने गुस्से से इधर उधर देख और घर की जानिब दौड़ पड़ा। नईम अभी तक सो रहा था। उसने ऊंची आवाज में उसे पुकारा। हम जब जवान हुए तो हमारे बाप ने लस्सी पानी हमारा सब बंद कर दिया कि सो सोकर पोस्ती ना हो जाए, उसने कहा। नईम नींद से बोझल जिस्म लिए चारपाई के किनारे पर बैठा रहा।